राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। आज मेहमानों से घर भरा हुआ था। महेश्वरी जी किचन में जाकर डिब्बे खोलकर हाथ में लेकर कुछ किचन से निकली ही थी, तभी उनकी बहू सारिका किचन में आकर माँ जी को कहती है, रुकिए, आपने क्या निकाला है? माँ जी दोनों हाथ सामने करती है तो लड्डू ली थी। सारिका सास के हाथ से लड्डू छुड़ाकर वापस डिब्बे में रख बंद कर देती है। माँ जी, आप कितनी भुक्खड़ होती जा रही हैं। मेरे पीठ पीछे किचन में चोरी करने आई थी। आपको पता है, यह मेथी का लड्डू है। मेरी माँ ने मेरे लिए बनाकर भेजा है। आपको लड्डू खाने का इतना ही शौक है तो अपने पति से बोलकर लड्डू बना क्यों नहीं लेती हैं? अब जाइए यहाँ से, मेरा मुंह मत देखिए। घर में इतने मेहमानों के सामने महेश्वरी जी की आज जो इज्जत उतारी गई थी, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। एक समय था जब महेश्वरी जी के पति उसी शहर में स्कूल में मास्टर हुआ करते थे। महेश्वरी जी को पूरा मोहल्ला मास्टराइन जी कहकर बुलाया करता था। खूब मान सम्मान मिलता था, किसी चीज की कमी नहीं थी। महेश्वरी जी का एक बेटा विनोद विनोद को भी उन्होंने खूब पढ़ाया लिखाया। विनोद बिजनेस करने में ही अपनी समझदारी समझता था, इसीलिए वह सरकारी नौकरी के चक्कर में नहीं पड़ा और बिजनेस करने लगा। महेश्वरी जी और कौशल जी दोनों अपने बेटे को भरपूर सहयोग दिए। जितना पैसा चाहिए सब कुछ दिए और खुद का बिजनेस खड़ा करवा दिए। जब विनोद अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो उसके शादी के लिए बहुत से रिश्ते आने लगे। महेश्वरी जी कहती, मेरा बेटा लाखों में एक है तो मैं बहू भी लाखों में एक ही लाऊंगी। वह कई लड़कियों का रिश्ता रिजेक्ट किए, फिर उन्हें पसंद आई एक लड़की सारिका। देखने में काफी खूबसूरत, और शादी से पहले जब देखने गए थे तो उसकी सरलता, उसकी सभ्यता जो महेश्वरी जी के मन को मोह लिया और अपने बेटे के लिए सारिका को चुन लिया। बड़े ही धूमधाम से सारिका का ब्याह हुआ और वह उनके घर में बहू बनकर आ गई। महेश्वरी जी की कोई बेटी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपने बेटी का प्यार सब कुछ अपनी बहू पर न्यौछावर कर दिया। वह उसे उसी दिन से अपना मानने लगी थी जिस दिन से उसे अपने बेटे के लिए पसंद किया था। लेकिन सारिका अपनी सास को अभी तक अपने दिल से स्वीकार नहीं की थी। वह अपना पराया हमेशा करती रहती थी। यदि किचन में सारिका का पति कुछ लाता, यानी कि विनोद, तो उन चीजों को वह अपना समझती थी और अपने सास को खाने पीने लेने पर रोक टोक करती थी। और जब महेश्वरी जी कोई सामान किचन में बनाकर रखती, कुछ नाश्ता मंगाती, उनके पति मंगाते, तो वह कभी नहीं रोकती थी। बहू और बेटे के लिए पूरी आजादी छोड़कर रखी थी। आखिर उनका बेटा है, उनकी बहू है, वह उनका हाथ क्यों पकड़े? ससुर की कमाई पर बेटा और बहू का तो पूरा अधिकार था, लेकिन जो बहू के मायके से आता और बेटे की कमाई होती, उसमें माता पिता का अधिकार नहीं होता था। यह बात काफी समय से महेश्वरी जी भी सोच रही थी, लेकिन वह अपने पति कौशल जी से कोई बात नहीं बता रही थी। कौशल जी 3 साल पहले रिटायर हो चुके थे, अब उनकी पेंशन मिल रही थी। महेश्वरी जी की किसी चीज की कमी नहीं थी। उन्होंने कभी पेंशन के पैसे को लेकर घर में नहीं पूछा। जो भी पैसे आता था वह अपने बेटे या बहू के हाथ में थमा दिया करते थे। लो, तुम लोगों को ही घर चलाना है तो सारी जिम्मेदारी खुद ही संभालो। समय ऐसे ही चलता रहा। सारिका हमेशा अपनी सास को बुलाकर किचन में काम करवाती रहती और दबे आवाज में सास को घोंसती, माँ जी, ये क्या तरीका है काम करने का? आप तो अभी से इतनी बूढ़ी और आलसी होती जा रही हैं। सारिका की बातें सुन कभी भी महेश्वरी जी अपने पति से नहीं बताती थी कि बहू मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है। चुपचाप मुंह बंद करके अपनी बहू की सारी बातें सुनती, सोचती कि कमरे में बैठे हुए यदि ससुर ने मेरी और बहू की खिटपिट सुन ली तो उनको बड़ा दुख लगेगा। आखिर मेरे पति मास्टर हुआ करते थे, उनके पढ़ाए हुए बच्चे कितने डॉक्टर, इंजीनियर,
कितने प्रोफेसर कितनी ऊंची ऊंचे पदों पर गए होंगे, और आज यही एक बेटे को ना संभाल पाए, कितनी बड़ी बदनामी होगी। हमारा घर पहले से ही संस्कारों और मान सम्मान से जाना जाता है। बहू की चार बातें सुन लेने में ही भलाई है। घर की बातें बाहर गई तो चार जगह फैल जाएगी। लोग क्या कहेंगे कि मास्टर जी के घर में ऐसा सब कुछ हो रहा है। बस अपनी मान मर्यादाओं का ख्याल रखते हुए महेश्वरी जी अपनी बहू की बातों को चुपचाप सुन लेती थी। बात आगे ना बढ़े इसीलिए वह बहू से बहस नहीं करती थी। इसी बात का फायदा उठाकर बहू समझ रही थी कि मेरी सास डरपोक है, वह मुझसे डरती है। अब उसका पति रिटायर हो गया है तो मेरे पति की कमाई पर जिएगी, इसीलिए मुंह खोलती नहीं है। और धीरे धीरे सारिका का हौसला बढ़ता गया। एक दिन घर में मेहमान आने वाले थे। मेहमान माने तो सारिका के मायके वाले। सारिका ने अपनी सास से कहा, माँ जी, मेरे मायके वाले आने वाले हैं, जरा आप दो तीन प्रकार की सब्जियां काट देना। मेरे भैया भाभी, मेरी बहन और मेरे जीजा जी और कुछ बच्चे भी हैं, साथ में मेरी माँ भी है। मैं काफी समय से मायके नहीं गई, इसीलिए वह लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं। कुछ सामानों की कमी है, मैं बाजार से जाकर ले आती हूँ, और आप किचन में सब्जियां काटना, आटा गूंथ देना और भी थोड़े से काम निपटा देना। महेश्वरी जी बहू की बात मानकर यह काम करने लगी। आखिर मेरी बहू के मायके वाले हैं, मेरे भी तो रिश्तेदार हैं। वह कभी भी पराया नहीं समझती थी, वह अपना ही समझती थी, इसीलिए तो सारे कामों में लग गई। बहू के आने तक माँ जी सब्जी काट चुकी थी। सब्जी के लिए फोड़नी बघार सब कुछ तैयार कर दिया था। आटा गूंद दिया था, दाल पकने को रख दिया था, दाल का भी फ्राई होने का मसाला तैयार कर दिया था। लगभग आधा काम ही हो गया। बहू के आते ही माँ जी ने कहा, सब्जी तैयार कर लो बहू, दाल फ्राई कर दो और साथ में चावल चढ़ा दो। आटा गूंद दी हूँ, मैं पूरियां बेल दूंगी और तुम जल्दी जल्दी फ्राई कर लेना। अब बहू के लिए काम बचा ही कहाँ था। जो मुश्किल होता है, जिसमें ज्यादा समय लगता है, वो तो माँ जी ने ही कर दिया। काम सब निपट चुका था। जल्दी ही मायके वाले आ गए तो सारिका खुशी खुशी उन्हें अपने कमरे में लेकर गई। उनके लिए वह मार्केट से बहुत ज्यादा नाश्ता, ड्राई फ्रूट, सारी चीजें खुद ही लेकर आई थी। वह सब प्लेट में सजा सजा कर अपने मायके वालों को खिलाने लगी। फिर वह खाना भी बना था तो अपने मायके वालों को खाना खिलाने लगी। यहाँ अपनी सास को भूल गई कि बेचारी मेरे साथ सुबह से कितना काम की, साफ सफाई में मदद की और फिर किचन का काम की, और मैं उन्हें ही खाना देना भूल गई। वहीं उनके ससुर कौशल जी भी काफी समय से सोच रहे थे कि बहू अब खाने पर बुलाएगी, लेकिन वह तो अपने मायके वालों के साथ सास ससुर को खाना देना ही भूल गई। कौशल जी से रहा नहीं गया तो वह बोलने लगे, देखो जरा बहू क्या कर रही है, खाना लाओ, मुझे भूख लगी है। आज तो नाश्ते में भी मुझे सुबह खाली चाय ही मिली थी। महेश्वरी जी किचन में गई तो क्या देखती है कि सब कुछ खाना खत्म हो चुका था। सिर्फ थोड़ी सी दाल और नीचे का जला हुआ थोड़ा सा चावल। अब वह अपने पति को क्या खिलाती। उन्होंने देखा कि किचन में एक डिब्बे में लड्डू रखा हुआ था। यह लड्डू तो पहले नहीं था। भूख इतनी लगी थी दोनों पति पत्नी को कि बर्दाश्त नहीं हुआ। लड्डू के डिब्बे को खोला और उसी में से दो लड्डू निकालकर अपने कमरे की तरफ जाने ही लगी थी कि तभी सारिका किचन में आ गई और माँ जी को हाथ में कुछ लिए हुए देख तुरंत उनका हाथ पकड़ लेती है। माँ जी, यह लड्डू क्यों निकाल कर ले जा रही हो। महेश्वरी जी सफाई में बहुत कुछ बोली, बहू किचन में खाना नहीं है, तुम्हारे ससुर को भूख लगी है और कुछ खाने को भी नहीं दिख रहा था। यही दो लड्डू है तो एक एक हम दोनों खा लेंगे, फिर कुछ तो खाने की तैयारी करेंगे। यह सुनकर सारिका गुस्से में आ गई। माँ जी, यह लड्डू आप लोगों के लिए नहीं है, यह मेरे मायके से लड्डू आया है और यह मेरी माँ ने मेरे लिए बनाकर लाया है।
यह लड्डू आप रख दीजिए। वह दोनों हाथ पकड़कर दोनों लड्डू चुरा लेती है। यह सारी बातें सारिका के मायके वाले सुन रहे थे। उन्हें क्या लगा होगा कि सारिका की सास कितनी चोरनी है, लड्डू चुराकर अपने कमरे में ले जा रही थी। इतना घोर अपमान। महेश्वरी जी आंखों में आंसू लिए चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कौशल जी पूछते हैं, क्या हुआ? खाना लेने गई थी, रोती हुई आ रही है। खाना बचा नहीं है क्या, या बहू ने तुम्हें किचन से निकाल दिया? आवाज तो उनके कानों में भी गई थी, जो इतनी जोर से सारिका चिल्लाई थी। दरअसल वह अपने मायके वालों को ही सुनाना चाहती थी कि मेरी सास इतनी गंदी औरत है, जो मेरे खाने पीने की चीजों को चुरा कर खाती रहती है। कौशल जी पत्नी से फिर पूछे, क्या हुआ, बोलोगी कि रोती रहोगी? अब महेश्वरी जी से चुप नहीं रहा गया। वह आंसू पोंछ कहने लगी, किचन में कुछ खाना नहीं है जी, इसीलिए बहू के मायके से लड्डू का डिब्बा था, उसी डिब्बे को खोल दो लड्डू निकाल कर ला रही थी। बहू ने कई बातें सुनाई और मेरे हाथ से लड्डू छीन कर रख लिए। उसके मायके वाले भी सारी बातें सुन रहे थे। इतनी सुबह से मैंने खाना बनाया, इतनी तैयारियां की, और फिर आज हमारे लिए ही किचन में खाना नहीं। जब खाना खत्म ही हो गया था तो बहू बता देती, मैं अपने लिए और आपके लिए कुछ बना लेती। हम दोनों को भूख लगी है, दो लड्डू खाकर पानी पी लेते। तो वह भी हाथ से छुरा लिया। लड्डू तो छुराया ही, साथ साथ जोर जोर चिल्ला चिल्ला कर हमारा इतना अपमान किया कि अब मैं बाहर निकलकर मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही। बहू के मायके वाले मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? आज इतने दिनों की बनी बनाई इज्जत दो लड्डुओं के चलते नीलाम हो गई। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कभी कुछ देखा ही नहीं। कौशल जी भी अब काफी गुस्से में थे। उन्होंने कहा, आज विनोद आए, उससे मैं बात करता हूँ। मैं काफी समय से बहू की हरकतें देख रहा हूँ। एक तुम हो कि बहू को कुछ बोलती नहीं हो। बेटी है, बेटी है। यदि अपनी बेटी होती तो उसे भी हम समझाते। लो, समझा लो अब। हमेशा बेटी बेटी कहकर उसे सिर में चढ़ा रखा है, और आज जब वही बेटी सिर में चप्पल बरसा रही है तो बुरा लग रहा है। चलो, तुम रोना बंद करो। और अभी मैं मर नहीं गया हूँ, और ना ही मेरे पास पैसे की कमी है। सरकार मुझे अभी भी मेरी पेंशन दे रही है। वह तो तुम थी जो मेरे पेंशन के पैसे मेरे हाथ से छीन कर बहू और बेटे को थमा देती थी कि घर बहू चलाएगी तो पैसे उसके हाथ में होने चाहिए। अब इस महीने से मैं अपनी पेंशन के 1 रुपए किसी को नहीं दूंगा, और तुम्हारे लिए कल ही मैं जाकर सारी चीजें ला देता हूँ। ड्राई फ्रूट, गोंद, मेथी, घी, जो जो चाहिए। तुम बनाओ जितना लड्डू बनाना हो। अब तुम बहू के मायके का लड्डू मत छूना। महेश्वरी जी को कौशल जी खूब समझाने लगे। महेश्वरी जी को भी थोड़ा अच्छा लगा पति का साथ पा। अब तुम रुको, मैं बाहर से जाकर कुछ खाने को लाता हूँ। कौशल जी कमरे से बाहर निकले। पास के होटल में गरम गरम समोसा बन रहा था। वह वहां से 4 समोसा लेकर आए। दो दो समोसा दोनों पति पत्नी खा लिए। लेकिन महेश्वरी जी सुबह से इतना काम की थी, वह काफी थक गई थी। और फिर इस उम्र में यदि किसी बात का दिल और दिमाग से चिंता करे, अपने आप में क्रोधित हो जाए, तो शरीर अपने आप भी थक जाता है। इसीलिए वह काफी थकान महसूस कर रही थी। समोसा खाकर पानी पी और फिर सो गई। जैसे ही उनकी नींद लगी थी, देखते ही देखते 5 बज गया था। कमरे में आकर सारिका कहती है, माँ जी, यह कोई सोने का टाइम है? घर पे मेहमान बैठे हुए हैं, आप आराम से सो रही हैं। किचन में इतने सारे बर्तन पड़े हैं, और फिर आज मेरे मायके वाले रात भर मेरे घर रुकने वाले हैं, तो फिर उनके लिए खाने की तैयारी भी करना है। उठिए माँ जी, चलिए किचन में। कौशल जी बहू का यह आर्डर सुनकर गुस्से से आग बबूला होते जा रहे थे। उनके मुंह से ऐसा लग रहा था कि अब क्या ही निकल जाएगा।
तभी महेश्वरी जी उठी और वह समझ गई थी कि अब विनोद के पापा काफी गुस्से में हैं, कुछ बोल ना दें। इसीलिए वह तुरंत उनको हाथ दिखाकर शांत करवाई और खुद बोल पड़ी, बहू, मैं ना तो बर्तन धोने आऊंगी और ना ही मैं खाना बनाऊंगी। सुबह से काम करके मेरी कमर दुख रही है। और फिर तुम्हारे मायके वाले हैं, वो तो तुम्हारे अपने हैं। तुम उनके लिए काम करो और जाकर खाना बनाओ। कैसी बातें कर रही हो माँ जी? घर आपका भी है, वह आपके भी रिश्तेदार हैं। ऐसे कैसे बोल सकती हो? अब कौशल जी से रहा नहीं गया। बहू, रिश्तेदार हैं तभी तो तुमने अपनी सास के हाथ से 2 लड्डू छीन लिए। तुम्हें यह सब करने में भी शर्म नहीं आई? तुम अपने मायके वालों को क्या दिखाना चाहती हो कि तुम्हारे सास ससुर भिखारी हैं, तुम्हारे टुकड़ों पर पल रहे हैं, तुम्हारे कहे हुए आदेश पर चल रहे हैं? आज तुम्हारी सास किचन में ना बर्तन धोएगी और ना ही खाना बनाएगी। जब वह तुम्हारे मायके से 1 लड्डू लाया हुआ नहीं खा सकती, सुबह से इतना काम की और तुम उसके लिए खाना भी नहीं बचाई। यहाँ तक कि तुमने बताया भी नहीं कि माँ जी खाना खत्म हो गया है, आओ दोनों मिलकर बना लेते हैं। ससुर जी और तुम्हारे लिए खाना नहीं है तो फिर तुम्हारी सास क्यों काम करने आए? तुम्हारे मायके वाले हैं, तुम जाकर काम करो। तुम्हारी सास आज तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाली है। आज शाम को विनोद आए तो मैं उससे बात करता हूँ। वह नालायक बहुत हो गया है, जोरू का गुलाम, मेरी एक नहीं सुनता। अब ससुर को इस तरह गुस्से में देखकर और अपनी सास के सीधे मुंह जवाब पाकर सारिका चुप हो गई। वह सोचती थी कि मैं ऊंची आवाज में बोलूंगी और मेरे सास ससुर मेरी सुनेंगे, लेकिन बाजी पलट चुकी थी। अब उसकी आवाज धीमी हो गई। सास ससुर जोर से बोल रहे थे, इसीलिए उसे लगा कि मायके वालों के सामने कहीं मेरी ज्यादा बेइज्जती ना हो जाए। वह आकर मुस्कुराते हुए कहती है, माँ जी नाराज हो गई छोटी सी बात पर। अरे मैंने तो उन्हें सिर्फ थोड़ा ही कुछ कह दिया। वह हड़बड़ाते हुए किचन में गई और फिर साड़ी का पल्लू कमर में खोस जल्दी जल्दी बर्तन धोने लगी। बर्तन का ढेर लगा था। फिर वह किचन में शाम के खाने की तैयारी करने लगी। मन ही मन वह अपनी सास को सोच रही थी कि कितनी गलती हो गई। लड्डू नहीं छुड़ाया होता तो आज मेरी सास किचन के सारे बर्तन धोती और मैं अपने मायके वालों के साथ बैठकर आराम से बातें कर लेती। रोक लिया तो भी कोई फायदा नहीं। अब किचन में अकेले मुझे ही मरना पड़ेगा। उसने सारा काम करने की तैयारी की, उसकी भाभी और बहन। वह आकर किचन में थोड़ी मदद तो की, लेकिन सारा काम उसे ही करना पड़ा। अब उसे जाकर समझ में आ रहा था कि मैं अपनी सास की मदद ही किया करती थी। मेरी सास सारी जिम्मेदारी निभाती थी। आज उसे पता चल गया था कि घर में कितने काम होते हैं। आज वह इतने लोगों के लिए खाना बनाकर खिलाकर फिर सब बर्तन धोना किचन साफ करना बिल्कुल थक गई थी। रात को जब लेटी तो उसका दिल नहीं कर रहा था कि वह अपने भाभी दीदी और अपने माँ से बातें करे। थकान की वजह से बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई। दूसरे दिन सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर वह लोग विदा हो गए, अपने घर चले गए। लेकिन सारिका कमर और हाथ पैर की दर्द की वजह से फिर से जाकर बिस्तर पर पड़ गई। और वहीं दूसरे दिन कौशल जी बाजार गए और सारी सामग्री लाए। महेश्वरी जी किचन में बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाए। उनके लड्डू की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी, यहाँ तक कि घर के बाहर मोहल्ले में भी जा रही थी। इतने अच्छे लड्डू, यह खुशबू सूंघ कर तो बहू की नाकों में उसे खाने का मन कर रहा था। वहां तो एक छोटे से डिब्बे में 20-25 लड्डू आए रहे होंगे, लेकिन आज महेश्वरी जी ने एक बहुत बड़े डिब्बे में कई लड्डू बनाकर तैयार कर दिए। आज बहू से उठकर किचन में आया नहीं जा रहा था। वह अकेले काम करी थी। उसकी कमर हाथ पैर दर्द बुखार भी हो गया था। उसे समझ में आया कि गलती मेरी ही थी, मुझे ही थोड़ा मेहमानों के सामने चुप रहना चाहिए। इधर महेश्वरी जी लड्डू बनाए, अपने और अपने पति के लिए खाना बनाया और किचन में बहू बेटे के लिए भी खाना बनाकर रख दिया। आवाज दे दी,
उठ जा सारिका, खाना खा ले, मैंने सबके लिए खाना बना दिया है। सारिका अभी तक जो नहाई नहीं थी, वह उठकर नहाने जा ही रही थी कि अचानक से बेड से उतरते ही बेड के नीचे पानी गिरा था। उसमें पैर पड़ गया और वह फिसल कर वहीं पर धड़ाम से गिर गई। जोर से चिल्लाई, ओ माँ, मैं तो मर गई। सास उसकी आवाज सुन कमरे के अंदर गई तो देखी जमीन पर वह पूरा निढाल सी पड़ी हुई थी। उसे उठाकर सहारा देते हुए वहीं सोफे पर बिठाई। उसका पैर सीधा नहीं हो रहा था। महेश्वरी जी बेटे को फोन लगा दी। बेटा भी आया और जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गए। ससुर जी को बोल दिया कि जरा घर का ध्यान रखना, मैं बहू को लेकर उसके साथ हॉस्पिटल जा रही हूँ। कई रिपोर्ट और एक्सरे के बाद पता चला कि रीढ़ की हड्डी और कमर में काफी चोट आया है, सूजन भी आ गया है। अब यह 15 दिनों तक बेड से उठ नहीं सकती, वरना इसका सूजन बढ़ जाएगा। सारिका चाह कर भी बेड से नहीं उठ पा रही थी। उठने की कोशिश करती तो दर्द से बेहाल हो जाती। अब सारा काम उसकी सासू माँ घर का कर रही थी। साथ साथ में उसे बेड में पड़े हुए खाना, चाय, नाश्ता, सहारा देकर उसे बाथरूम तक ले जाना, यह सारी चीजें वह उसकी सेवा कर रही थी। सारिका बड़ी शर्मिंदा थी। 2 लड्डू के लिए मैंने अपनी सास को इतना फटकार दिया। कुछ दिन पहले उसके सास के कमर में भी मोच आया था, तो सारिका ने अपनी सास को कितना सुनाया था, माँ जी, आप तो बहाना बनाती हो। आपको लगता है कि बहू घर में है, इसीलिए वही सारा काम करे। कमर में दर्द होने के बाद भी सारिका अपनी सास को सब्जी काटना और छोटे मोटे काम सौंप दिया करती थी। बेचारी कमर में पट्टा बांध कर सारिका की मदद करती थी और आज वही सास बहू को बिस्तर से उठने नहीं दे रही थी। बहू तू मत उठ, मैं सारे काम कर दूंगी। आज सारिका अपने ही किए हुए पर शर्मिंदा थी। पूरे महीने भर सारिका को बिस्तर से उठने नहीं दिया। अपने बनाए हुए देसी घी के लड्डू, ड्राई फ्रूट जिसमें भरपूर था, माँ जी सारिका को रोज खिलाती। ले बहू, यह खाएगी तो तुझे ताकत आएगी। तू जल्दी से उठकर मेरे घर में इधर उधर चलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू को तकलीफ हो। अरे अब मेरे इस जिंदगी का क्या भरोसा, मैं जीकर भी क्या करूंगी। मैं तो अब तुम लोगों के सामने दुनिया छोड़कर चली जाऊं, मेरा सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है, इसी में मेरी भलाई है। सारिका आंखों में आंसू लेकर कहती है, माँ जी ऐसा मत कहो, गलती मेरी ही है। आज मैं समझ ली कि आप मुझे अपनी बेटी की तरह मानती हो और मुझसे ही भूल हो गई, मैं आपको समझ नहीं पाई। आज मेरे तकलीफ में मेरे मायके वाले मेरा साथ देने नहीं आ रहे। वह तो कल जितने दिन रुके थे बस बातें किए, खाए पिए, यहाँ तक कि किचन के कामों में भी आपके बराबरी की मदद नहीं कर पाए। अब पता चल गया माँ जी कि बेटी का अपना घर ससुराल ही होता है। मैं मायके मायके करती रहती थी और कभी आपको अहमियत नहीं दी, फिर भी आप मुझे बेटी की तरह मानती रही और आज मेरे दुख पर मेरा इतना साथ दिए। माँ जी ने कहा, बहू मैं तो तुम्हें कब का अपना मान चुकी थी। जिस दिन मैं पहली बार तुम्हें देखी थी उसी दिन अपनी बेटी समझ ली थी। तुम्ही ने मुझे अपना समझने में देर कर दिया। सारिका बार बार अपनी सास से माफी मांगती रही। यह इतना अच्छा दृश्य देखकर कौशल जी भी खुश हो गए। वहीं आज घर में उनका बेटा विनोद भी था। वह भी माँ और बहू और घर के खिटपिट को देखकर अपनी पत्नी की शिकायतों से काफी परेशान था। भले ही वह माँ और पत्नी के बीच में आकर कुछ बोलता नहीं था, लेकिन घर की स्थिति से वह भी अपना मानसिक संतुलन में काफी तनाव रखता था। आज माहौल अच्छा देखकर दोनों को अच्छा लग रहा था। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? रिश्ता एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से निभाया जाता है। सास को भी समझना पड़ता है और बहू को भी। सास बहू का रिश्ता शुरू से ही बदनाम है कि सास बहू के रिश्ते में कभी प्यार नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि दोनों एक दूसरे से प्यार करें, रिश्ता निभाएं, तो वह घर स्वर्ग बन जाता है।
और फिर उस घर में खुशियां हमेशा रहती है। दोनों तरफ बराबर एक दूसरे की समझने की कोशिश होनी चाहिए। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी में। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जिंदगी के सफर चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।